हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हब। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आया है अभी। क्या अमेरिका रियली न्यूक्लियर अटैक कर सकता था चाइना में इन 1958? देखो, एक्चुअल में हुआ क्या है कि 1958 में ये क्लासिफाइड इट मीन्स कि एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि 1958 में चाइना पे अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर सकता था। एज यू नो कि जिस तरीके से 1945 में जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसी तरह अमेरिका 1958 में भी चाइना की जो पॉलिसी थी टू कैप्चर द ताइवान, उसको रोकने के लिए अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर सकता था। बट कुछ रीजन से अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक नहीं किया। सो इसको हम जानते हैं। ओके, सो दिस वन थिंग, US कंसिडर न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन चाइना ओवर ताइवान इन 1958। रिपोर्ट यही कहती हैं। दिस इज़ अ क्लासिफाइड रिपोर्ट, NDTV इसको कवर कर रहा है। वी विल सी व्हाट इज़ द क्लासिफाइड रिपोर्ट ऑल्सो। तो बेसिकली हुआ यह है कि जो फॉर्मर मिलिट्री एनालिस्ट हैं एलिसबर्ग, उन्होंने ऑनलाइन पोस्टेड किया है कि द क्लासिफाइड पोर्शन ऑफ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑन द क्राइसिस दैट हैड बीन ओनली पर्सनली डिक्लासिफाइड इन 1975। तो बेसिकली ये हुआ कि 75 में इस बात को बताने वाले थे, बट ये डिक्लासिफाइड हो गई 1975 में। बट अब ये ऑनलाइन जो है ये डायरेक्टली उन्होंने रिवील किया है कि इट इज़ रियली ट्रू कि US जो है वो कंसिडर कर सकता था न्यूक्लियर अटैक चाइना पे ओवर ताइवान इन 1950। जिस तरीके से अमेरिका ने US ने 1945 में जापान पे अटैक किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे। अच्छा, हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया क्यों? बेसिकली हुआ ये कि अगर US अटैक नहीं भी करता तो जापान जो है वो रुकता नहीं। US ने अटैक किया, जापान इसीलिए रुक गया। और US का अटैक करने का दूसरा रीज़न ये था कि US अपनी न्यूक्लियर पावर जो है वो पूरे विश्व को दिखाना चाहता था और पूरे विश्व में अपनी धाक जमाना चाहता था। इसीलिए वैसे ज़रूरत नहीं थी न्यूक्लियर अटैक की उस टाइम पे भी, लेकिन US ने उस युद्ध को रोकने और अपने आप को USSR से सुपीरियर दिखाने के लिए ही, क्योंकि US का ज़्यादा रोल हो नहीं रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इसीलिए ही US ने ये कदम उठाया था। बस यही कदम 1958 में चाइना पे भी उठाने वाला था। तो एक्चुअली में हुआ क्या, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो चाइना का सिविल वॉर है ना, वो 1945 से 1949 तक चला। एक्चुअली में यहाँ पर दो चीज़ें थी। वहाँ पर मिलिट्री स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ चाइना वेस्ट बिटवीन नेशनलिस्ट, वहाँ पर एक नेशनलिस्ट थे उनके बीच में, और अंडर जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है अभी की, उनके जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे माओ जेडोंग, उनके बीच चली थी। आपको मैं बता दूं 1949 से पहले चाइना में कम्युनिस्ट जो शासन था वो नहीं था। उस टाइम पे कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी। बट 1949 में जिस तरीके से कम्युनिस्ट ने चाइना को एक सुपर पावर बनाने के लिए और अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उसमें कम्युनिस्ट की जीत हो गई और नेशनलिस्ट इसमें हार गए। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि नेशनलिस्ट क्या हुए, यू कैन सी इन द मैप। इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट हारे, नेशनलिस्ट हारे, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। जिस तरीके से कम्युनिस्ट हारे, सॉरी नेशनलिस्ट हारे, उस तरीके से एक्चुअल में हुआ क्या कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो सारे के सारे लोग जो लगभग भाग के ना वो चले गए ताइवान। तभी आजकल लोग कहते भी हैं कि एक्चुअल का जो चाइना है वो ताइवान ही है। जो यहाँ से लोग थे वो आ गए यहाँ। अब हुआ ये कि 1958 में भाई चाइना ने ये कहा कि ये सोचा कि भाई अगर हम ताइवान का अभी इन्वेशन कर लेते हैं, ताइवान को जीत लेते हैं, तो ताइवान बात के लिए सिरदर्द नहीं बनेगा।
तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने ताइवान पे डायरेक्टली बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी। इवन इनके मेन शहर पे, मेन फील्ड्स पे उन्होंने बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब यूएस यूएस जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है। ठीक है, और यूएस चाहता भी था कि ताइवान को सपोर्ट करें और चाइना को एक पावर के रूप में उभरने न दें। तो इसीलिए यूएस ने कंसिडर किया कि 1958 में वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते थे, जिस तरीके से 1945 में अटैक उन्होंने किया। बट ऐसा क्यों नहीं कर पाए, इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न, जिस तरीके से यू कैन सी दिस वन ऑल्सो कि वर्ल्ड न्यूज है, यूएस कंसिडर, हिंदुस्तान टाइप का आर्टिकल है, यूएस कंसिडर न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन चाइना इन 1958 ओवर ताइवान, डॉक्यूमेंट जो है ये स्पेशली दिखाई भी गए हैं। तो मैं आपको बता रहा था, इसके दो रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि अगर 1958 में यूएस जो है वो अगर डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करता चाइना पे, तो एक्चुअल में होता क्या ना कि इन्हें डर था यूएस को कि यूएसएसआर कहीं बीच में ना आ जाए, क्योंकि यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर बम थे, और यूएसएसआर अगर बीच में आता तो उसके बाद क्या पता फिर वर्ल्ड वॉर और स्टार्ट हो जाता, या यूएस ये नहीं चाहता था कि भाई ताइवान के एवज पे वो अपने कंट्री पे खतरा शुरू हो जाए, क्योंकि यूएसएसआर अगर बीच में आ जाता तो यूएस को पीछे भी हटना पड़ता। इसीलिए बॉम्बिंग नहीं की। और दूसरी बात, जिस तरीके से यूएसएसआर जो न्यूक्लियर पावर उस टाइम पे, क्योंकि भाई देखो यूएस और यूएसएसआर ये दो कंट्रीज थी जो मिलिट्री में बहुत सुपर पावर थी और अभी भी हैं। तो यूएसएसआर हालांकि बीच में आता नहीं, उनका ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, लेकिन उस टाइम पे 1958 में ये एज्यूम कर लिया उनकी आर्मी ने, उनके आर्मी के जो लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने ये एज्यूम किया कि क्या पता भाई यूएसएसआर बीच में आ जाए, फिर क्या करेंगे। उन्होंने भी हैवी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर क्या करेंगे। और यूएसएसआर अगर ये कह देगा कि भाई तुम 1945 में भी तुमने क्या कहते हैं कि जापान पे अपनी न्यूक्लियर पावर दिखाई, अब तुम 1958 में भी चाइना को भी न्यूक्लियर पावर तुम दिखा रहे हो, अब भाई इसका मतलब कल के दिन हमें भी खतरा हो सकता है। तो यूएसएसआर इस चीज़ पे क्या कर सकता था, यूएस पे अटैक भी कर सकता था। बट ऐसा यूएसएसआर का टोटली इंटेंशन नहीं था। फिर भी यूएस जो है एज्यूम करके इस चीज़ को पीछे हट गया। ठीक है, तो आप ये आर्टिकल भी देख सकते हो। तो ये पब्लिश किया है, क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा नाउ देखो एक चीज़ और है, यूएस अगर 1958 में जिस तरीके से सोच रहा था करने की बॉम्बिंग, उस हिसाब से माओ की जो थ्योरी है, उन्होंने क्या कहा, दे कांट किल अस। माओ's theory on atomic bomb, they can't kill us all. It means कि भाई वो अब जिस हिसाब से जापान में किया था 1945 में, ओके 1945 में जिस तरीके से जापान में किया था अटैक न्यूक्लियर बॉम्ब से, क्योंकि जापान देखो छोटा सा कंट्री है, एज यू कैन सी इन दिस वन मैप, जापान जो है छोटी कंट्री है, देखो बहुत छोटा है। उसके एवज में अगर इफ़ यू कैन सी कि चाइना बहुत बड़ा है, देखो ठीक है, तो चाइना है इतना बड़ा, जापान है बहुत छोटा। तो यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पे जब किया तो उनको बहुत लॉस हुआ जापान को। बट माओ से का यही कहना था कि भाई अगर कर भी देते हैं तो ये हमें सबको नहीं मार पाएंगे, ये 10 लाख मार सकते हैं, हमारे 20 लाख मार सकते हैं, 30 लाख मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, ताइवान पे अटैक करेंगे और ताइवान को जीत लेंगे। बट लास्ट में फिर चाइना भी पीछे हट गया था और ताइवान जो है वो बच गया था। ठीक है, तो दिस इज़ द कि ये सारी थ्योरी स्टार्ट हुई और ये सारी चीज़ें चली। अब बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब एक्चुअल में ना प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि देखो एशिया में आफ्टर 1945, आफ्टर 1958 देखो चाइना ने फिर ज़रूरत समझ ली कि भैया न्यूक्लियर पावर होना बहुत ज़रूरी है हमारा। तो चाइना ने क्या किया कि न्यूक्लियर पावर जो अपना है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने स्टार्ट कर दिया। चाइना ने कहा भैया ऐसे नहीं लड़ पाएंगे हम इनसे, अब हमारे पास भी बॉम्ब होने चाहिए, इसलिए हमसे यूएस डरेगा। अब नाम क्या, अभी जो स्टेटस है भाई 2021 में डायरेक्टली चाइना पे अटैक करने की कोई नहीं सोचेगा।
कि भाई देखो इतनी पावर उसके पास भी है, उसके पास कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब में सारी चीज़ें। अब चाइना ने बनाना स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद भाई यहाँ जापान ने बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ इंडिया ने बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पाकिस्तान ने बनाना स्टार्ट कर दिया, नॉर्थ कोरिया ने बनाना स्टार्ट कर दिया, अब ईरान लगा हुआ है न्यूक्लियर में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुई, ठीक है। तो बेसिकली तुम समझ सकते हो कि अभी भाई ह्यूमन वैल्यू क्या है। अगर कोई अटैक कर देता है तो ह्यूमन वैल्यू क्या है इन दिस वर्ल्ड, मतलब हम लोग कुछ नहीं है, मतलब सबके सब माइनस हो सकते हैं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें जो हैं ये हुई थी। तो यही इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ थी। लास्ट वन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बायोलॉजिकल वेपन। देखो न्यूक्लियर बॉम्ब सभी ने बनाने स्टार्ट कर दिया। अब भविष्य में अगर युद्ध होता तो यूएसएसआर ने क्या किया, ने कहा कि भैया बायोलॉजिकल वेपन बनाओ, अब बीमारियों से मारो लोगों को। बायोलॉजिकल वेपन ऐसे वेपन हैं, इन्हें जम्स वेपन भी कहा जाता है। एनी ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, टॉक्सिन्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें ये एक वेपन की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो वुहान वायरस जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, चाइना से वायरस स्टार्ट हुआ वुहान के लैब से, ये एक बायोलॉजिकल वेपन ही था, बट ये गलती से रिलीज हो गई है हरिकेन से, ठीक है। तो रिलीज हो गया तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चले गया और चाइना ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये एक कैसा बायोलॉजिकल वेपन ही था, इससे साबित होता है। तो देखो बायोलॉजिकल वेपन की बात है, आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब की बात थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेपन भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, अभी आप देख रहे हो कोविड-19 की सिचुएशन। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो so please subscribe and press the bell icon. So goodbye. Jai Hind.